अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा मसरूर और मेरे साथ मौजूद हैं आज अब्दुल कादिर। इनसे हम इनकी थोड़ी सी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की? देखिए, पैदा तो सरगोदा में हुआ था और तालीम बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हासिल की है। मैं जर्नलिज़म का मुझे बहुत ज़्यादा इतना शौक़ नहीं था, लेकिन हादसाती तौर पे मैं इस फील्ड में आया। लेकिन समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला था उस वक्त का। और बैक इन 2009-11 मेरा सेशन था इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, और उसके बाद ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैं वहाँ से मूव हुआ था इस्लामाबाद में ARY न्यूज़ में, और तब से लेके अब तक ये जर्नलिज़म का सफ़र जारी है। और ARY न्यूज़ से बाज़ाब्ता इस सफ़र का आगाज़ हुआ था 2011 में, तब से अब तक चल रहा है। तो क्या मतलब शौक़ नहीं था तो कैसे आगे, ये कुछ हमें आगाह करें इस बात से ज़रा। देखिए, मैंने 4 मुख्तलिफ डिग्रीज़ में अप्लाई किया था, जियोग्राफिक में, IR में, लॉ में और मीडिया स्टडीज़ में। तो उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने पहले भी एक दो बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो उस वक्त कुछ पैसे कम पड़ गए थे इसकी फ़ीस जमा कराने के लिए। मैं बेसिकली लॉ में जाना चाहता था, तो उसकी फ़ीस के लिए वो पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैं फिर मीडिया स्टडीज़ की उसमें अप्लाई कर दिया। तो कब ये लगा कि हाँ जी अब चले जाना चाहिए इसमें, या फिर लगा कि हाँ मेरे अंदर स्किल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैं स्टार्ट इस तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत ग्लैमराइज करके कोई फ़ील्ड होगी और चलो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। मेरा खुद का भी दिल इसी में आने का कर रहा था, लेकिन अब्बू ये चाहते थे कि मैं लॉ में जाऊँ। लेकिन वो हादसाती तौर पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि मैं मीडिया में गया, और फिर जब मैंने आगे फ़ील्ड को एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये अच्छी मज़े की फ़ील्ड है। तो जैसे हमें प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते थे, बाहर आउट स्टेशन मूव किया जाता था, कैमरा वर्क करने को मिलता था, रिपोर्टिंग करने को मिलती थी, तो वो सारा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे खुद को भी थोड़ा इनर फीलिंग्स भी ये थी कि यार ये बहुत आसान काम है, ये मैं कर सकता हूँ। मीडिया की फील्ड में जाना मतलब अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो वो फिर प्रैक्टिस करता रहा, न्यूज़ पढ़ता रहा, वो चीज़ें सीखता रहा, न्यूज़ चैनल से, अखबार से बहुत सारी चीज़ें सीखने और देखने को मिली। और अच्छी बात ये रही कि हमारी यूनिवर्सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी की निस्बत, मुझे नहीं पता कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा। अगर वो सारी थ्योरीज़ के ऊपर, फार्मूलाज़ के ऊपर, और वो जो लेज़वेल फार्मूला, मैजिक बुलेट थ्योरी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कराए रखे, तो वो उससे बेहतर है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाया जाए। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इस फील्ड में आने का सोच लिया। तो जब आए तो कोई ऐसा बंदा जिससे इंस्पायर हुए हो, मुझे लगा हो कि हाँ ये इस जैसा बनना है, या समाओ कभी कहीं फीलिंग ऐसी आई हो कि ये बंदा अच्छा है या मैं इससे इंस्पायर हो सकता हूँ या कुछ? नहीं, आने के बाद तो मेरे एक दो आइडियल लोग बने, जैसे नदीम मलिक साहब हैं, मुझे बहुत पसंद है वो एंकर। मतलब वो धीमे लहजे में बड़े आराम से सख्त सवाल भी पूछ लेते हैं और बड़ा एक डेकोरम रखते हैं सवाल जवाब करने का, मुझे उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आने से पहले कोई एज सच मेरा कोई आइडियल नहीं था, अपना आइडियल एक तरह से मैं खुद ही था। और मुझे अच्छा लगता था भाग दौड़ करना। मैंने जब आया मीडिया की फील्ड में तो कुछ साथी लोगों ने कहा कि ये फील्ड नहीं है इतनी अच्छी, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, दिस एंड दैट। उन्होंने डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि हम यहाँ पर इतने अरसे से काम कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने डिस्करेज करने की एक तरह से कोशिश की। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये नहीं कर सके तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने फिर भागदौड़ शुरू की और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। ऐसे पावर कॉरिडोर्स तक एक्सेस मिली जहाँ तक आम बंदा जा ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शेख रशीद साहब को मैं बहुत पसंद किया करता था, मुझे अच्छे लगते थे। तो मुझे पहला इंटरेक्शन जो था ना, वो असाइन जो हुआ किसी पॉलिटिशियन से, वो शेख रशीद साहब के साथ ही हुआ। और मैं लाल हवेली में गया उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बड़े अच्छे से वो इंटरव्यू दिया, और आई वाज लाइक कि जैसे मैंने पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट कर लिया। मैं अपने फैमिली को भी बताया, सबको बताया कि मैं आज शेख रशीद से मिला हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, फिर डिफरेंट असाइनमेंट्स की तरफ जाने लगा। फिर मुझे याद है कि एक न्यूज़ पैकेज मैंने बनाया। जब मेरे चैनल का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रिपोर्ट्स की तरफ जाएँ, अब आप इंडिपेंडेंट अपना कुछ करें। तो मैं एक रिपोर्ट बनाई। उस वक्त इकरारुल हसन न्यूज़ कास्टर हुआ करते थे ARY में, उन्होंने उसको एंकर रीड किया। अभी भी मेरी मोबाइल गैलरी में कहीं ना कहीं वो सेव है। तो जब वो ऑन एयर हुई, वो पहली न्यूज़ मेरे नाम के साथ जब चली, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, उसने थोड़ा और बूस्ट कर दिया। फिर ये सिलसिला रुका नहीं, फिर ये चलता रहा और आज तक चल रहा है, और हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है।
माशाल्लाह। तो पहली दफ़ा कैसे, मतलब पहला जो काम जो से ही आपको रियल, जो इंटर्नशिप के बाद इसे जब आपको मतलब आपने प्रॉपर्ली जो एज अ जॉब इसे ज्वाइन किया, तो पहला ऐसा कौन सा काम था जो आपको बहुत अच्छा लगा अपना, या आपको याद है कि हाँ मेरा स्टार्ट इससे हुआ था, ये बहुत अच्छा स्टार्ट था, कुछ ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट? बोजा एयर क्रैश हुआ था रावलपिंडी में, एक त्यारा गिर गया था। एक तो एयर ब्लू का गिरा था ना मारगला हिल्स पे, वो नहीं, एक बोजा एयर क्रैश हुआ था रावलपिंडी में किसी जगह पे। और शाम के कुछ 7-8 बजे का वक्त था और हमारे ऑफिस में कोई भी नहीं था। सब जो सीनियर रिपोर्टर्स होते हैं ना वो जल्दी चले जाते हैं, तो वो चले गए। एक मैं था जो मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टे किया करता था ऑफिस में। तो मैं नॉर्मल अपने कंप्यूटर पे बैठा कुछ काम कर रहा था, तो इत्तला ही आई कि कोई त्यारा गिर गया है। अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा था, तो हमारे जो सेंट्रल डेस्क थे उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन मूव कर जाएँ यहाँ उस साइट पे जहाँ पे त्यारा गिरने की इत्तला है। तो मैं और हमारी जो लाइव DSNG वैन, जिसको डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग की वैन बोलते हैं, जिससे सारी लाइव नशरियात होती हैं, उसमें बैठ के मैं उस साइट की तरफ चला गया। जैसे जैसे वो सफ़र तय हो रहा था, वो एम्बुलेंसेस के सायरन और वो सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो गया कि कुछ बड़ा हो गया है। तो वहाँ उस साइट पे पहुँचा, बारिश भी हो रही थी, बड़ी अजीबोगरीब सी, वो देहाती इलाका सा। वहाँ गुजर के जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि जनाब ये बहुत बड़ा एक हादसा हो गया। इतने लोग, कोई 127-28 के करीब लोग थे, वो जाँ बहक हो गए और दिस एंड दैट। तो वो फर्स्ट एवर टाइम कि मुझे लाइव रिपोर्टिंग का मौका मिला। मतलब चैनल ने इतना कॉन्फिडेंस रखा मेरे पे कि उन्होंने कहा कि इस टाइम कोई भी रिपोर्टर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो किससे करवाएं लाइव। तो हमारे चैनल से कहा गया कि अब्दुल कादिर वहाँ पे गए हुए हैं, आप उनसे कहें कि वो लाइव आ जाएं। मैं इससे पहले कभी लाइव गया नहीं था, तो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा। तो मुझे बॉसेस के फ़ोन भी आने लगे कि आर यू श्योर कि तुम कर लोगे। आई सेड कि हाँ कर लूँगा, इसमें क्या है, बोलना ही है, जैसे बाकी बोलते हैं वैसे जो देखा है वो मैं बता दूँगा, इसमें क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे लाइव आने का मौका दिया। तो मैं जब लाइव आया तो फिर बैक टू बैक 19 टाइम मुझे हर आधे घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद इस तरह से लाइव आना पड़ा। और वो पूरी रात और वो पूरा दिन, और वो मैं रिपोर्टिंग करता रहा, और मुझे खुद को फील नहीं हुआ कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। और वो इतना अप्रिशिएट किया गया मेरी मैनेजमेंट की तरफ से कि उसके बाद फिर वो लाइसेंस टू गो होता है ना, अगर बस जाओ और करो काम, तो उसी के बाद बल्कि मेरा फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था। फिर मैं परमानेंट ARY में जॉब के लिए आ गया था। वेरी वेल डन। तो अब तो माशाल्लाह से आप पूरा दिन ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं, और क्योंकि उनके साथ ही प्राइम मिनिस्टर को ही कवर कर रहे होते हैं, तो अभी किस तरह लाइक अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स को कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा टफ़ हो गया ये, जब से प्राइम मिनिस्टर को कवर करना शुरू किया। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई आसान टास्क नहीं है कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर बंद कमरा मीटिंग्स में क्या हो रहा है आपको उन तक एक्सेस होना, या वो मालूमात लेके आपको लोगों तक पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। और सच्ची बात यह है कि जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में चला गया। बिकॉज़ फिर मैंने ये समझ लिया कि यही हमारी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ना, तो इसी में हमने एडजस्ट करना है। तो फिर हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे मिलने जुलने वाले, वो सारे इसी हल्के से बनने लग गए। अब वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सिस्टम नहीं रहा ना कि आप पीछे वाला। अब यही जो सर्कल है ना, यही हमारा सोशल सर्कल है। अब सारा दिन इन्हीं से बातचीत करनी है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है। तो अब पर्सनल लाइफ भी अब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगी। हाँ, लेकिन टफ़ है जो आपके अभी तो शादी वादी वाला सीन नहीं है ना कि शादी हो, बच्चे हो तो उनको, लेकिन जब वो होगा सारा सीन तो फिर डेफिनेटली थोड़ा टफ़ होगा मैनेज करना टाइम इसमें थोड़ा, क्योंकि 24/7 की जॉब है ना आपकी। अभी इस टाइम मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं ऑन जॉब हूँ। अभी अगर मतलब इस तरह की कोई एमरजेंसी सिचुएशन आए तो शायद मुझे फ़ौरन भागना पड़ेगा। तो आपको रात को, दिन को, सुबह शाम, हर टाइम आपको एक्टिव रहना है। ओके। और जो जैसे मैंने देखा आप माशाल्लाह यूट्यूब पे भी इतना बड़ा चैनल है, उसको भी हैंडल कर रहे हैं, उसकी वीडियोस आप रेगुलरली अपलोड कर रहे होते हैं, वो टाइम कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से टाइम निकालते हैं, उसको कैसे काम कवर करते हैं आप? हाँ, वो भी एक टफ़ सीन है। ऑलरेडी इतनी मुश्किल जॉब और उसके साथ फिर यूट्यूब को मैनेज करना, ये भी एक टफ़ काम था। मैंने स्टार्ट तो कर दिया, शायद मैं छोड़ देता, लेकिन फिर लोगों का फ़ीडबैक इतना ज़्यादा आने लग गया कि मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ा। कल मैं एनालिटिक्स देख रहा था अपने चैनल के, तो मुझे हमारे एडिटर ने दिखाया कि वो 35 लाख से ज़ायद लोग विदिन 28 डेज़ हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, वो वीडियोज़ देख रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन थी, प्लस आपका एक जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है वो भी आपको थोड़ा पुश करता है कि यार ठीक है, आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं तो आप करो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यूट्यूब से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। आई थिंक कि वो कोई 10-15 टाइम्स ज़्यादा है जो आप नॉर्मल अर्न कर सकते हो। तो
उसे किया तो मैंने स्टार्ट इसी तरह से था कि ऐसे शौक़ था कि यार जो चीज़ें मैं शायद मीडिया पे नहीं दिखा सकता अपनी क्योंकि न्यूज़ तो मेरे पास होती हैं, समटाइम्स कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बेसिक मेरा जो था कि पॉजिटिविटी को हाईलाइट नहीं किया जाता इतना ज़्यादा। लोग पॉजिटिव भी तो सुनना चाहते हैं, हर चीज़ नेगेटिव लोगों को दिखा के क्या मिलता है। तो मैंने जब वो पॉजिटिव पाकिस्तान, ब्राइट पाकिस्तान, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को लेके जब मैंने न्यूज़ दिखाना लोगों को शुरू की, तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत ज़्यादा देखने लग गए। तो उससे फिर मुझे लगा कि यार ये भी दिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि मॉनेटरी बेनिफिट है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में वो फिर मैनेज हो जाता है। फिर ये कैमरे के उस पार जो आपको साफ नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो एक आध और भी हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो वो फिर इसको मैनेज कर लेता है। तो ठीक है, ये तो हो गया आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आप मीडिया में आए तो मतलब ऐसे कौन से मूवमेंट्स थे, कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो आपको लगा हो कि ये बहुत टफ़ है, या कोई बहुत ज़्यादा कोई आपको वर्स्ट सिचुएशन जो आपने अभी तक फेस की है, वो क्या थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में? 2014 का धरना, वहाँ से मैंने प्रॉपर जो पीटीआई को और इमरान खान को कवर करना शुरू किया था ना, वो था। धरने से कोई 5-10 दिन पहले मुझे पता चला कि आई एम गोना कवर पीटीआई एंड चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। तो आई सेड ठीक है, ओके मैं कर लूँगा, बिकॉज़ हमारे जो ऑलरेडी रिपोर्टर उसको कवर कर रहे थे वो किसी वजह से छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। तो फिर मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली। तो ऊपर से इतना बड़ा धरना, और वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव हो रही थी पाकिस्तान में, और उसको हर वक्त रिपोर्ट करना। और मैं कोई 28 डेज़ तक मुझे याद है कि मैं घर नहीं जा सका था। 28 डेज़ मैं उस कंटेनर के अराउंड, उस कंटेनर के आसपास रहा। और हमारा एक छोटा सा गेस्ट हाउस, छोटा सा नहीं, अच्छा गेस्ट हाउस था, हमें एक वो अरेंज करके दे दिया गया था मैनेजमेंट की तरफ से। धरने से सीधे निकलते थे, वहाँ पर जाते थे सिर्फ 3-4 घंटे की नींद पूरी करने के लिए, और फिर वापस आते थे धरने में। और 17-18 घंटे तक कंटिन्यूसली आपको रिपोर्ट करना है कि क्या हो क्या रहा है। और वो बहुत इंटेंस मोमेंट थे, लेकिन उन्हीं से मैंने सीखा है। वो जो 28 डेज़ थे कंटिन्यूसली, मैंने बताया घर नहीं जा सका मैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वहीं से मेरे लिंक्स बनने शुरू हुए, वहीं मेरी इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई कंटेनर में, और बहुत सारे लोगों ने काम को अप्रिशिएट भी किया। तो वो वाले मोमेंट्स बहुत टफ़ थे एज ए जर्नलिस्टिक कैरियर देखूं, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छे भी थे, मेमोरेबल मोमेंट्स थे। तो अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन है आपकी फ़ैमिली में? बहन भाई कितने हैं? माँ बाबा कहाँ रहते हैं? अम्मी अबू उधर ही रहते हैं, बहावलपुर में ही। साथ में मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है, एक बड़े भाई हैं डॉक्टर हैं, एक छोटा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, और एक बहन है वो पिंडी में उनकी शादी हुई है। ओके, जी बताएं, ये तो चलें आपकी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको किस किस चीज़ों का शौक़ है? चलें अभी तो आप जर्नलिस्ट बन गए, शौक़ नहीं था आपको, लेकिन इसके साथ आपको शौक़ क्या थे? मतलब अभी भी अगर उनको किसी को अगर परसू कर रहे हैं तो वो क्या है? घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का, व्लॉगिंग का मुझे शौक़ था, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने इसी प्रोफेशन में। तो मैं चाहता था कि मैं व्लॉगर बनूँ ना, थोड़ा इस तरह घूमते फिरते तो मैं नहीं कर सका, इसलिए बिकॉज़ जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं ज़्यादा आउट स्टेशन मूव नहीं कर सकता बहुत देर के लिए, ऑल्दो कि इसमें भी बहुत घूमना फिरना है। लेकिन बस ये मेरा शौक़ था जो मैंने काफ़ी हद तक पूरा भी किया। इसमें मुझे कराची से लेके कश्मीर, सवात, गिलगित, स्कर्दू, हर जगह पे जाने का मौका मिला। फिर आउट ऑफ द कंट्री जाने का मौका मिला। अमेरिका भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर करने चला गया, बड़े बड़े इवेंट्स को कवर किया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, तो ये चीज़ें भी आपके साथ है। फिर चाइना जाने का मौका मिला इसी प्रोफेशन की वजह से कि यंग जर्नलिस्ट है, तो यंग जर्नलिस्ट को मौका दिया गया कि वो चाइना जाके चीज़ों को देख सके, सीख सके। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिली हैं। तो ये मेरा शौक़ जो था ना, वो मैंने अपने प्रोफेशन का हिस्सा बना लिया। अब मुझे ये जॉब कुछ जॉब नहीं लगती, मुझे लगता है कि ये एक एन्जॉयमेंट है, इसको मैं हर दिन एक नए तरीके से एंजॉय करता हूँ। ओके, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट जिनको आपको लगा हो कि लाइक थोड़ा सा प्राउड फील हो कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, या हाँ मुझे इधर ही आना चाहिए था, ये काम मेरे लिए बेस्ट है, ये मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ लगा हो कि यार अच्छा फ़ैसला था यहाँ आना? अच्छा, ये हर दिन ही मुझे लगता है, हर दिन ही लगता है। उसकी रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है लोगों का, और इतना ज़्यादा फीडबैक आता है ना, तो हर दिन आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। जनरल पब्लिक भी करती है, आम लोग भी करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपसे मेरी पहले कभी कोई इंटरेक्शन हुई होगी या कभी ऐसा। आप भी इसी प्रोफेशन की वजह से मुझे जानते हैं ना,
इसी तरह और लोग भी जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ यार ये अच्छा फ़ैसला था मेरा। अदरवाइज़ अगर लॉ में चला जाता तो कौन जानता अब्दुल कादिर को, कौन इतना, वो चंद हल्का अहबाब जानता। अभी आप एक न्यूज़ ब्रेक करते हो तो पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोग तो उसको कम से कम एक बार में देखते हैं ना। और फिर आपकी अपनी पर्सनल व्लॉगिंग भी है। मैंने जैसे बताया कि 35 लाख लोग आपको 28 डेज़ में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो लाखों लोग देखते हैं, फीडबैक देते हैं, तो मुझे हर दिन ही लगता है कि यार ये अच्छा फ़ैसला है। चलें और तो ख़ास तौर पर उस वक्त भी प्राउड फील करता हूँ जब मेरे पेरेंट्स लोगों का फीडबैक देख के वो खुश होते हैं ना, और वो मुझे बताते हैं। अम्मी मेरी हर कमेंट को रीड कर रही होती है, हर कमेंट को पढ़ती हैं, तो वो बड़े खुश होती हैं जब अच्छा कुछ काम हो रहा हो तो वो मुझे फ़ोन करके बताती हैं। कुछ बुरा हो रहा हो तब भी बता देती हैं कि वो लोगों ने थोड़ा नेगेटिव कमेंट किया था, देखो इसमें क्या बुरा है। अगर पॉजिटिव हो तो वो ज़रा प्राउड फील करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है सेटिस्फाइड नहीं अपने प्रोफेशन से कि भाई सही चीज़। 100%, मोर देन 100%, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे इसमें। और जो नए स्टूडेंट्स अभी मीडिया पढ़ रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, इसी तरह आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो क्या उनको आप सजेशन देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जो मैंने ऑफ कैमरा आपको बताई ना, एग्जैक्ट वही बात है। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग वो हैं या तो वो खुद फेलियर का शिकार हुए हैं या वो किसी दूसरे को कामयाब होता देखना नहीं चाहते। तो आपको इस फील्ड में आने से पहले रोकने की कोशिश भी करते हैं कि यार ये ना करें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी कही हुई हर बात को इग्नोर करके जस्ट अपने इनर सेल्फ से ये पूछें कि क्या आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं। ये काम कोई आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं करते, सारे ये ज़मीन पे रहने वाले ही सारे कर रहे हैं ना। तो किसी की ना सुने। अगर आपको दिल से लगता है ना कि ये काम आपके लिए बोझ नहीं है और आप इसको एंजॉय करते हुए कर सकते हैं तो गो फॉर इट। और अगर आपको लगे कि यार ये बोझ है, ये मैं नहीं करना चाहता था और मजबूरी से मुझे करना पड़ रहा है, तो फिर एक सेकंड ना लगाएं, उसको छोड़ दें। मीडिया की फील्ड टफ़ भी है लेकिन इसमें एन्जॉयमेंट भी भरपूर किस्म की है। आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल और बहुत कुछ मिलता है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कुछ रहे ना कि तनख्वाहें नहीं मिलती या ये मसले मसाइल, ये छोटे छोटे चैनल्स में होते हैं। जो चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होती नहीं है और वो फिर लोगों को हायर कर लेते हैं, फिर देने के लिए पैसे नहीं होते। जो बड़े चैनल्स हैं, जो स्टैब्लिश चैनल्स हैं, उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 10-11 साल का टाइम हो चुका, एक महीना ऐसा नहीं है कि कभी सैलरी ना मिली, एक महीना भी ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को पूछें कि आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दैट्स इट।